हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कई जगह डेल्टा आर जी भी लिखा होता है। तो भाई क्या बला है गिव्स फ्री एनर्जी, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे और क्या क्या चीजें इसमें आएंगी वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट भी आने वाला है, तो आप समझिए, है ना। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या होता है। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास दो चीजें हैं। देखो, एक हमारे पास कोई सिस्टम, यहां पे मैं लिखता हूं इसको सिस्टम, और ये है हमारे पास सराउंडिंग। ठीक है, यही होता है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब कोई सिस्टम काम करता है ना, जब सिस्टम काम करता है तो सिस्टम अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, मान लिया जाए कि मैं एक सिस्टम हूं और मैं दौड़ लगा रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं, तो क्या होगा, मेरे अंदर से हीट निकल के बाहर आएगी। सेम उसी तरह यहां पर भी हो रहा है कि सिस्टम काम कर रहा है। अब देखो, मैं इसको लिख सकता हूं वर्क डन बाय द सिस्टम, ये तो हो रहा। तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो सिस्टम जो है अपने सराउंडिंग को एनर्जी देगा। तो जब सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी देगा तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, है ना, डिक्रीज एनर्जी। समझ में आया बात कि सिस्टम ने काम किया, उसने अपने सराउंडिंग को एनर्जी दी और सिस्टम की जो एनर्जी है वो पहले से कम हो चुकी है। और ऐसा कब हुआ, जब सिस्टम काम करता है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा, अब यहां हम क्या करेंगे, सिस्टम को एनर्जी देंगे। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लिया कि यहां सिस्टम और ये सराउंडिंग, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पर सिस्टम पर काम हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ रही बात, यहां पर बाय द सिस्टम है, यानी सिस्टम काम कर रहा है, यहां पर सिस्टम पर काम किया जा रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम पर हम क्या करें, बाहर से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। यानी सपोज अगर मैं सिस्टम होता हूं और मैं धूप में बैठता हूं, तो क्या होगा, बाहर की एनर्जी मेरे अंदर एब्जॉर्ब होगी, यानी बाहर से एनर्जी मेरे सिस्टम के अंदर आएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे हो रहा है कि जब हम सिस्टम को बाहर से एनर्जी देते हैं, यहां पर देखो एनर्जी का फ्लो सराउंडिंग से और सिस्टम की तरफ, तो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। हाँ सॉरी, है ना, माफ कर देना भाई। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। कब, जब हमने सिस्टम पे काम किया। समझ में आया बात कि एक तरफ तो सिस्टम ने काम किया, तो सिस्टम ने एनर्जी सराउंडिंग की तरफ भेज दी, तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम हो गई। दूसरी तरफ सिस्टम पर काम हो रहा है, तो क्या होगा, बाहर से सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जब कोई चीज एनर्जी को लिबरेट करता है, यानी बाहर फेंक देता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, याद होगा आपको, एक्सोथर्मिक, THER, है ना, एक्सोथर्मिक। और जब कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अरे स्पेलिंग क्या हो गया, ये समझ में आया बात। तो ये वाली प्रोसेस साफ साफ दिख रहा है एक्सोथर्मिक, ये वाली प्रोसेस साफ साफ दिख रहा है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो बच्चों जो ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी जो कम हुई है और ये एनर्जी जो बढ़ी है, दिस एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। यहां पर सिस्टम की जितनी भी एनर्जी कम होगी उसको हम मान सकते हैं कि वो इसकी फ्री एनर्जी है, उतनी फ्री एनर्जी कम हुई है। और यहां पर जो है सिस्टम पर जितना काम हो रहा है वो एनर्जी बढ़ गई है, तो उसको हम बोलेंगे गिव्स फ्री एनर्जी। ये एनर्जी ही है, इस एनर्जी को ही हम बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब एक और चीज,
गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी होती है। ठीक है, तो मैं यहां पर केवल पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब एनर्जी बढ़ती है तो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। याद रखें, है ना, जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो समझ के बात। तो इस तरह हम जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा नोट करो ऐसे। चलो, समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव कब होगी और गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव कब होगी। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी हमने बढ़ाई तो गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव, सिस्टम की एनर्जी हमने घटाई तो सिस्टम की एनर्जी घटाई तो हमने क्या पाया कि गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो आप इतना समझ गए हैं। ठीक, अब ये जो दो सिस्टम हमने बनाए हैं इसको हम कोरिलेट करते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो देखो, है ना, तो अब हाँ, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, छोटा छोटा लिखता हूं, फिर मैं एक सेल को हम बनाएंगे, है ना। तो अभी तो हमने बात की कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इतना हमने सीख लिया। अब हम इसको अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हमने यहां पर क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक और दूसरी तरफ था इंडोथर्मिक। यहां पर सिस्टम से और सराउंडिंग की तरफ एनर्जी जा रही थी, यहां पर सराउंडिंग से और सिस्टम की तरफ एनर्जी आ रही थी। यहां पर जो है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव और यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, चलो, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, यही हमने पढ़ा था अभी। अब बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप के सेल होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैं यहां पे बना रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे होता है, और हम इसको दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, दो टाइप के सेल हमने पढ़े थे। अच्छा, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या था, देखिए मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी अंदर, उसकी वजह से हमें एक एनर्जी मिल रही थी, यानी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल रिएक्शन से हमें एक एनर्जी मिल रही थी जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें उल्टा हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे, ऐसा कुछ था। वो जो हमने एक बॉक्स बनाया था उसके अंदर हमने NaCl भरा था और बाहर से हमने एक बैटरी के थ्रू जो है एनर्जी दी थी। तो एनर्जी देने से यहां अंदर रिएक्शन हो रही थी, ऐसा कुछ था। जबकि इस सेल में क्या था कि अंदर हमने जिंक की रॉड डाली, उसके बाहर हमने जिंक सल्फेट लिया और अंदर रिएक्शन हुए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने ये अपने वीडियो में जिक्र किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों, ये जो सिस्टम है ना, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह है। यहां पे क्या हुआ, सेल जो है एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो समझो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसे देखो, ये सेल जो है ये सिस्टम जो है एक सेल की तरह है और सेल के अंदर कुछ रिएक्शन हुई और उसने उस रिएक्शन की बदौलत कुछ एनर्जी प्रोड्यूस की, किसकी फॉर्म में,
इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, यानी केमिकल रिएक्शन के होने के बावजूद इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एनर्जी क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो एनर्जी बाहर जा रही है तो कौन सी प्रोसेस हुई, एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा जी की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि अल्टीमेटली सेल की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, बिल्कुल जैसा इसमें था। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं अंदर केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें सराउंडिंग से कुछ एनर्जी सिस्टम को मिल रही है, और वो सिस्टम हमारा क्या था बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये तो था। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा था कि एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ेगी जब हम बाहर से देंगे तो, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, समझ में बात। तो इस तरह हमने गिब्स फ्री एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ हमने कोरिलेट कर दिया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, कंक्लूजन करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अपने आप। तो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन क्या होती है बच्चों, स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, अपने आप, स्वतः, किसी को जरूरत नहीं है, अपने आप रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कि रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम जो है यहां इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको तो हटा देते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे नस्ट इक्वेशन में बहुत सारी चीजें हमने बात की थी, तो हम केवल इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि डेल्टा जी की वैल्यू हमारे लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए जो है किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में बात। तो अब मैं लेने वाला हूं केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी, जिसको हम डेल्टा जी भी लिख सकते हैं। तो एक सेल कितनी एनर्जी दे सकता है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा जी की वैल्यू के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या हुआ कि देखो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये तो हुआ ना, यानी जो सेल के अंदर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है ना, सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन फ्री एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं हम। सही है, हाँ। यानी अभी हमने क्या बात की थी कि जो टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर है, चेंज इन फ्री एनर्जी के बराबर है, और चेंज इन फ्री एनर्जी क्या है हमारे पास, डेल्टा जी। ठीक है, तो जितना उस सेल ने काम किया है उस हिसाब से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर होता है, देखिए, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस। ये तो हमने पढ़ा था कि जितना हमने इलेक्ट्रिकल काम किया है, जितना हमने इलेक्ट्रिकल वर्क उसमें उस सेल ने किया है वो किसके बराबर होता है कि कितनी उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो ये तीनों बराबर हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्री एनर्जी। लिख सकते हैं कि नहीं रखते हैं, सही है। ठीक है, चलो अब एक और चीज, इन तीनों का रिलेशन आपस में बराबर है ना, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क लिखो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस लिखो, चाहे चेंज इन फ्री एनर्जी लिखो। ठीक है, अब देखो,
जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है वो कितनी बनी है, अब देखो क्वांटाइज करते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज इक्वल टू करते ज्यादा अच्छा रहेगा, इट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग। ये तो हुआ कितनी उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इनटू उसका ईएमएफ। बिल्कुल, अब सही आ गया, समझे ना बात मेरी। तो हमने पहले क्या किया था, अब देखो ध्यान से देखो, है ना, कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ किसके थ्रू, सेल के थ्रू हुआ। तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क उसने किया, बाहर एनर्जी फेंकी, तो वो एनर्जी कम हो गई। तो इसका मतलब जितना भी उसने काम किया वो उस एनर्जी के चेंजेस के बराबर होगा। अब वो कितनी होगी, नेगेटिव होगी, ये मालूम, ठीक है। अब कितना उसने इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, इससे ये पता चलता है कि उसने कितनी बिजली बनाई, है ना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कितनी हुई है, दोनों बराबर होंगे। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है इनटू ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर है ना, कि जो चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू ईएमएफ। तो अब इन दोनों को ही लिखने वाला हूं मैं, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। चलो समझ में आ रहा है क्या हुआ। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सब पॉसिबल है भाई, है ना। मेहनत से क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता है, बस सब कुछ हो सकता है। देखो, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू ईएमएफ ऑफ दैट सेल। अब ये किसके बराबर होता है बच्चों, डेल्टा जी के बराबर, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हमने कैसे फाइंड आउट किया था कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे के बराबर, और वो था 96500, ठीक है, 1 फैराडे। तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, n फैराडे, ठीक है। समझे ना बात मेरी, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू जो है इतने कूलाम के बराबर थी। तो n इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व होंगे, n मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी n फैराडे, और इसको हमने इंटू कर देना है ईएमएफ से, ठीक है। और ईएमएफ को क्या लिखते हैं बच्चों, ई सेल। अब हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इनको मैं सबको सबमिट कर रहा हूं, देखो, है डेल्टा जी, इसको माइनस लिखते हैं, इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल। अब ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का एक धांसू करेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। डेल्टा जी इक्वल टू एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, और एफ का मतलब क्या हुआ, हाँ चलो लिख ही देते हैं, एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ठीक है। एफ इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट, यही था, और ई सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, ये तो था बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना चाहे तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसको आर भी लिखते हैं ना कई बार, चलो आर ही लिख देते हैं, जी, और यहां लगा दो नॉट, इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। तो इसका मतलब अब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी हुई, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो गई, और स्टैंडर्ड कंडीशन में मतलब एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 मोल ऐसे लिखेंगे ना, 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो हम सेल में इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में ये बात, तो बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को आपको याद करना है, इसी से बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली है।
ठीक है, तो चलो, तो गिब्स फ्री एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला किसी भी सेल में ये रहा। ठीक है, ओहो भाई आफत आ गई। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो अब मैं यहां इधर साइड में गिब्स फ्री एनर्जी इसको हटा देते हैं, है ना, तो समझ ही गए होंगे आप। यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं कि हमने क्या निकाला, माइनस डेल्टा जी और आर भी लगा दो इक्वल टू एन एफ ई नॉट। हाँ, नॉट लगा दो, है ना। नॉट लगाने का मतलब क्या होगा, सब चीजें स्टैंडर्डाइज कंडीशन में है, मतलब टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन को हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, अब एक और चीज, गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के सी। ठीक है, अब यहीं से हम निकालने वाले, देखो। ठीक है, चलो, तो हमारे पास था माइनस डेल्टा आर जी इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट लिखो, है ना, ई नॉट में लिख लो, भूल जा रहा हूं, स्टैंडर्ड कंडीशन में करेंगे। अब बच्चों ई सेल को हम लिखते हैं, देखो, ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 आर टी, और आर टी क्या हुआ, आर टी बाई एन एफ, ये था हमारे पास लॉग के सी, ऐसा कुछ था। अभी लास्ट टाइम ये वीडियो पढ़ा, इसमें पढ़ाया था मैंने कि ई सेल को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इस फॉर्मूले से लिखते हैं। तो अब क्या करो, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट ई सेल की जगह में रख दो। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, एन एफ इंटू 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी, और एन एफ से एन एफ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, 2.303 आर टी लॉग के सी। तो ये हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसको अगर हमें पॉजिटिव करना है तो यहां माइनस लगा लो, यानी आर जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ठीक है, ये हमारे पास के सी को निकालने का फॉर्मूला आ गया। आप बोलोगे के सी कैसे निकलेगा जी, अब के सी को इधर करेंगे तो आर टी को ऊपर ले जाएंगे, है ना। देखो के सी, है ना, अरे क्या हो गया इसको, छोटा सा, लॉग के सी इक्वल टू डेल्टा जी बाई 2.303 आर टी, बस हो जाएगा। तो लॉग के सी यहां से हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। चलो, अब कई बार देखो बच्चों की माइनस चार्ज क्या है, माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस केवल ये बताता है कि इस सेल से हमें इतनी गिब्स फ्री एनर्जी मिल सकती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, बस, और कुछ। समझ में आई बात। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लॉग के सी और डेल्टा जी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो, अब मैं इसके आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, और न्यूमेरिकल में देखते हैं ना, तो कुछ लिख के लाया हूं मैं न्यूमेरिकल, तो आपको मालूम चल जाएगा कि डेल्टा जी हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना। तो ये तो एक इक्वेशन हमने लिखनी है, दूसरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, आपके लिए। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें तो फॉर्मूले पहले लिख लें। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डेल्टा जी कैलकुलेट करने का तो ये हो गया, और के सी कैलकुलेट करने का लॉग के सी। अभी क्या आया था, डेल्टा जी, माइनस लिख लो ऊपर, नहीं माइनस नहीं तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा फिर, है ना, माइनस 2.303 इंटू आर इंटू टी, और क्या था भाई, बस ये था। ठीक है, इंटू आर। अच्छा, ये आर, ये जो आर है ना, आर इक्वल टू होता है 8.314। ठीक है, और टी इक्वल टू होता है 298, वो तेरी 298 केल्विन, और ये जूल। ठीक है, चलो, तो अब हम ये इन फॉर्मूलों से हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। पहले टफ वाला कर लेते हैं, फिर सिंपल वाला करेंगे, है ना।
एनर्जी कम हो गई। चलो याद रहेगा। अब हमारे पास है, देखो कैलकुलेट, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, यानी सेल पोटेंशियल है ना, और क्या करना है, डेल्टा आर जी एंड के सी, ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, डेल्टा आर जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी, एंड के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तीनों हमें फाइंड आउट करना है। और कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन हमारे पास है, देखो 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 2CR, ये सॉलिड है, ठीक है, प्लस 3CD, और ये है हमारे पास 2+, ये है एक्वस में, है ना, आयन होंगे तो एक्वस में होंगे। फिर यहां पर आएगा 2CR3 पॉजिटिव, ये आएगा इस समय एक्वस में, और भाई ये RT की वैल्यू तो परेशान कर रही है, याद रखो भाई से, है ना, सही है, बार बार यूज करोगे तो अपना आप ही याद हो जाएगा, प्लस 3CD सॉलिड, ठीक है, ये रिएक्शन है। हमेशा क्या होगा, एक रिएक्शन आपको दे रखी होगी, ठीक है, और ये मैंने आपके एनसीईआरटी से ही उठाई है। अब आपको कुछ दे रखा होगा, गिवन, गिवन यहां लिख लेते हैं, गिवन क्या है भाई, हाँ, सेल पोटेंशियल दे रखा है Cr3+ का, वो है आपका माइनस, कितना है भाई ये 0.74 वोल्ट, और यहां पर जो है दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है CD का, CD2 पॉजिटिव एंड CD, ये है आपके पास -0.40 वोल्ट, ठीक है, हो गया। तो ये तीनों चीजें पता करनी है, ये रिएक्शन है और ये हमें दे रखा है ना। चलो अब सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन में पता करना, ठीक है। तो बच्चों वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जहां पर हम ईएमएफ और सेल पोटेंशियल कैसे पता करते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। सीधी सी बात है, ये देखो Cr 0 से +3 पहुंच रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये तो वहां, और CD जो है प्लस से जो है 0 की तरफ जा रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड मानते हैं, कैथोड पे रिडक्शन होता है, और जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या मानते हैं, एनोड मानते हैं। इतना मानते हो तो Cr जो है क्या है दोस्तों, एनोड, कैथोड एनोड में कंफ्यूजन हुआ था, एनोड, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल दे रखा है ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड का, ठीक है, और CD का हो रहा है रिडक्शन, तो ये कैथोड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये रिडक्शन पोटेंशियल है, किसका, कैथोड का। तो यहां पे लिख लो भाई, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। अब देखो, ठीक है, अरे यार बोर्ड तो हो गया छोटा, है ना, इतना समझ में आ गया। चलो अब रिएक्शन को मैं मिटाने वाला हूं, इससे पहले हम यहां पर जो है हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, N की जरूरत पड़ेगी। देखो N की है ना, तो यहां पर मैं N निकाल देता हूं। देखो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 6, तो N की वैल्यू है 6, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो हमने यहां N की वैल्यू लिख दी 6, तो N = 6 में इधर लिख देता हूं। और अब रिएक्शन को हम कर देते हैं डिलीट, है ना। बोर्ड छोटा है बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, बड़ा बोर्ड अब लाने वाला हूं मैं, है ना। तो ये है, अब देखो, अब सबसे पहले हमें निकालना है ई सेल, E0 सेल इक्वल टू होता है E0 कैथोड का पोटेंशियल माइनस E0 एनोड का पोटेंशियल, इतना ही था E0। अब देखो कैथोड का पोटेंशियल कितना हमारे पास है, माइनस 0.40, ठीक है, माइनस, और एनोड का पोटेंशियल कितना है, -0.74, इतना है, -0.40 ये हो जाएगा
0.74, प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, तो प्लस में से माइनस को घटा देंगे तो 4 में से 0 गया 4, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। और यार क्या हो रहा है, ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अब जो ई सेल है उसका पोटेंशियल आ गया हमारे पास 0.34 वोल्ट। तो यहां पर लिख देता हूं मैं ई सेल, ई नॉट सेल इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो हमने ई सेल निकाल लिया, तो गिब्स फ्री एनर्जी को निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको भी कर देते हैं डिलीट, ठीक है बच्चों। ई सेल निकालने का एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा, सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करनी है तो हमें बहुत कुछ चीजें मिल जाएंगी। अब आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी, या मैंने पॉजिटिव कर दिया तो उसको मैं माइनस कर देता हूं, है ना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, सीधे वैल्यू पुटअप करो। एन की वैल्यू कितनी थी 6, इंटू एफ की वैल्यू कितनी थी 96500, इंटू ई सेल की वैल्यू कितनी आई 0.34। अब कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता ही देता हूं, ठीक है। 696, बहुत बढ़िया। तो इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस 196860 जूल पर मोल, इतनी आ रही है, ठीक है। अब इसको किलो जूल में करना है तो यहां पर जो है कर लो 1000, ठीक है। 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो माइनस 196.860 किलो जूल पर मोल, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू इतनी निकल के आ गई, जूल में एंड किलो जूल में, ठीक है। समझ में बात आ गई। तो दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, एक तो हमने ई सेल फाइंड आउट कर लिया और दूसरा हमने गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। अब देखो यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं, जी इक्वल टू 196,860 जूल पर मोल, है ना। समझ में आया बात, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। चलो तो बच्चों अभी हम केवल ये जूल पर मोल की ही वैल्यू का यूज करेंगे के सी निकालने के लिए, है ना। तो अब हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला, लॉग के सी बचा है ना, तो डेल्टा जी बाई -2.303 इंटू आर और टी। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमने निकाल दी है 196,860 बाई 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी 8.314, तो 31 इंटू टी की वैल्यू 298, ठीक है। अब जो भी गुणा जोड़ भाग आपने करना है सब मिला मुला के आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो होगी बच्चों 34.50। तो लॉग केसी की वैल्यू आई 34.50। तो केसी की वैल्यू क्या आएगी, एंटी लॉग ऑफ 34.50। और ये इसकी एंटी लॉग की वैल्यू होती है, डायरेक्ट आप ये लॉग निकालना आना चाहिए, 3.192 इंटू 10 की पावर 34। ये हमारे पास केसी की वैल्यू होगी। तो तीनों चीजें हमारे पास आ गई। ई सेल पहले हमने निकाला, उसके बाद हमने गिब्स फ्री एनर्जी निकाली और उसके बाद हमने केसी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी है। तो निकाल दोगे, अब ये जोड़ घटाना आप खुद ही कर लेना जो भी है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, मिटा दूं भाई, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। और बाद में एक कमेंट नहीं आता तुम्हारा, है ना, कि समझ में आ गया भाई, या ये चीज समझ में नहीं आई, या दोबारा बताओ, यही कि वगैरह वगैरह हो गया ऐसा। चलो, है ना। तो दो फॉर्मूले में तो रख ही देता हूं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक रिएक्शन हमारे पास दे रखी है, रिएक्शन बहुत दे रखी है भाई। देखो Zn सॉलिड में है और प्लस Ag2O, ये भी जो है सॉलिड में है, और इस समय हमने वाटर ले लिया लिक्विड में, तो इसको हम लिक्विड, हाँ है ना, ठीक है, लिक्विड। उसके बाद ये आ जाएगा Zn++, तो ये आ जाएगा एक्वस में, है ना, प्लस 2Ag, ये हो जाएगा सॉलिड में, ठीक है, प्लस 2OH-, ये हो जाएगा आपके पास एक्वस में। ये एक रिएक्शन है ना।
और इस रिएक्शन में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड ई नॉट सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। दो चीजें फाइंड आउट करनी है ना। इस समय केसी नहीं फाइंड आउट करना भाई, चलो हल्का हो गया। अब पोटेंशियल दे रखा है गिवन पोटेंशियल क्या है देखो, ई नॉट जेड एन का पोटेंशियल दे रखा है +76 वोल्ट, प्लस में दे रखा भाई इन्होंने, ठीक है। और दूसरा पोटेंशियल दे रखा है यहां पर, ये एजी का क्या है रे, दिख बिन रहा है तो, है ना, ये एजी मान लो ना, एजी का पोटेंशियल दे रखा है 0.344 वोल्ट, ठीक है। चलो भाई अब पहले पता करते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। सिंपल सी बात है भाई, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन, और Ag2O का हो रहा है रिडक्शन, इतना तो मालूम है। जिसका रिडक्शन होता है उसको लिखते हैं हम कैथोड, और जिसका ऑक्सीडेशन उसको हम लिखते हैं एनोड, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, याद रखिए ना, कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मैंने आपको यह बोला था कि आपको जब कैलकुलेशन करनी है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। तो हम जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करते हैं तो इसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस, ठीक है। और इसका तो रिडक्शन हो ही रहा है, तो ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल ही है, समझे बात मेरी, ठीक है। तो माइनस लगा के हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब एन की हमें जरूरत पड़ेगी, तो देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ना, Zn से Zn2 बन रहा है। तो यहां पर जो है एन की वैल्यू आ जाएगी, है ना, एन की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब मैं रिएक्शन को कर दे रहा हूं यहां से डिलीट, ठीक है बच्चों। तो अब लॉग केसी की जरूरत तो है नहीं, है ना। तो हमने यहां पर n की वैल्यू निकाल दी 2, क्योंकि n के पास क्योंकि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो अब हम पहले निकालने वाले हैं ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये तो था, ठीक है। और ई नॉट कैथोड क्या है, ये वाला है, तो 0.344 माइनस है ना 0.76, ठीक है, 0.344, अब ये हो जाएगा प्लस 0.76, तो दोनों को जोड़ दो भाई, तो इसको 0 लगा लो, तो क्या आ रहा है देखो 4, 6 4 10 का सुपर हासिल 1, 7 3 10, 11 का 1, और यहां हो जाएगा 1, 1.104 करेक्ट आ गया भाई, है ना, जोड़ मुझे आते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा ई सेल, ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी वो ई सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अब इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब ई सेल भी आ गया, एफ आपको मालूम है, एन की वैल्यू मालूम है, डायरेक्ट डेल्टा जी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू कितनी थी 2, और ई सेल की वैल्यू से पहले हम 96500 रखेंगे और 1.104 रखेंगे, जो भी निकल के आ जाएगा वो आपका हो जाएगा डेल्टा जी, यानी गिव्स फ्री एनर्जी। और ये दोस्तों ये आ रहा है -2.13 इंटू 10⁵ जूल, ये आपका हो जाएगा आंसर। इति सिद्धम, सॉल्व, ठीक है, करेक्ट हो गया, बढ़िया, समझ में आया। तो इसी तरह बस आपको डेल्टा जी, एन, एफ, ई सेल, ये सारी वैल्यू निकालते जाना है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा एक बार ढंग से देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना भाई, है ना। आपके व्यूज आते रहेंगे, आपके कमेंट लाइक आते रहेंगे, तो मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलता रहेगा, ठीक है। वैसा मैं वीडियो बनाना जारी रखूंगा आपके लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।